यस सर, हार्ट एजेंसी किसी खुसूसी मिशन पर पाकिस्तान जा रही है और ये भी मालूम हुआ है कि उनके मिशन में शोग्रान जाना भी शामिल है। मैंने बहुत कोशिश की कि तफसील मालूम हो सके, लेकिन चूंकि ये इंतहाई खुफिया मिशन है, इसलिए सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि मिशन पाकिस्तान और शोग्रान में मुश्तरका है। रॉडिश ने जवाब देते हुए कहा, हार्ट एजेंसी का कौन सा एजेंट इंचार्ज है मिशन का? चुशान ने कहा, बार्टले का नाम सामने आया है लेकिन कंफर्म नहीं है। रॉडिश ने कहा, उनकी रवानगी के बारे में कुछ मालूम हुआ है? चुशान ने पूछा, मैंने कोशिश तो की है लेकिन मालूम नहीं हो सका। शायद वो रवानगी को खुफिया रखने के लिए किसी चार्टर तैयारे से गए हैं। रॉडिश ने कहा, और कुछ? चुशान ने कहा, नो सर, यही अहम बात थी जो आपके नोटिस में लाना जरूरी थी। रॉडिश ने जवाब दिया, ओके थैंक्स। चुशान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुरात के तासुरात नुमाया थे। वो कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और उस पर मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा कासा सख्त था। कर्नल चुशान बोल रहा हूँ। चुशान ने अपने नाम के साथ बाकायदा कर्नल शामिल करते हुए कहा, यस, कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन इस बार बोलने वाले का लहजा खासा नर्म था। सर, ग्रेट लैंड से एक अहम इत्तला मिली है कि ग्रेट की ताकतवर एजेंसी, जिसे हार्ट एजेंसी कहा जाता है, की टीम किसी खास मिशन पर पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान से वो शुक्रान आएंगे। और ये भी इत्तला मिली है कि उनका पाकिस्तान और शुक्रान के लिए मुश्तरका मिशन है। चुशान ने कहा, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि ऐसा कौन सा मिशन हो सकता है जो पाकिस्तान और शुक्रान में मुश्तरका हो। अगर ऐसा कोई मिशन है तो आपके इल्म में यकीनन होगा, क्योंकि पाकिस्तान और शुक्रान के मुश्तरका मफादात का कलमदार आपके पास है। चुशान ने तफसील बताते हुए कहा, ओ अच्छा, तो आप ये पूछना चाहते थे। मैं समझा कि ग्रेट लैंड की किसी एजेंसी का मिशन के लिए शुक्रान आना आपको परेशान कर रहा है। ऐसे काम तो होते रहते हैं। आप भी एक एजेंसी के चीफ हैं। आप भी अपने एजेंट्स को मिशन के लिए बैरून मुल्क भेजते रहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान और शुक्रान दोनों दोस्त ममालिक है और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिन पर दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे होंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं? दूसरी तरफ से कहा गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ग्रेट लैंड की दिलचस्पी हो। चुशान ने कहा, सॉरी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ से दो टूक लहजे में कहा गया, ओके थैंक्स। चुशान ने कहा और रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे अहम ओहदे पर है और समझ किसी बात की नहीं आती। नॉनसेंस, चुशान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो अचानक इस तरह चौंक पड़ा जैसे उसके जहन में कोई आइडिया आया हो। उसने फोन का रिसीवर उठाया और उसे डायरेक्ट करके तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। सुलेमान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, मैं शुक्रान से कर्नल चुशान बोल रहा हूँ, इमरान साहब से बात करनी है। चुशान ने कहा, वो तो फ्लैट पर मौजूद नहीं है और न ही उनका पता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ से इस बार खासे मौदबाना लहजे में कहा गया, है तो पाकिस्तान में ही, मुल्क से बाहर तो नहीं है। चुशान ने पूछा, पाकिस्तान में ही है सर, लेकिन कहाँ है ये मालूम नहीं। सुलेमान ने जवाब दिया, ओके, जब वो आए तो उन्हें पैगाम दे दे कि वो मुझे फोन कर ले। इंतहाई अहम मुल्क की सलामती की बात है। चुशान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इमरान लाजमन इस मामले को ट्रेस कर लेगा, वो बेहद तेज आदमी है। चुशान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सामने रखी हुई फाइल पर झुक गया। इमरान ने कार फ्लैट के नीचे बने हुए गैराज में बंद की और फिर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद था, इसलिए इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुलेमान की हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। आइए, तशरीफ लाइए, फ्लैट में कदम रंजा फरमाइए। सुलेमान ने झुककर बाकायदा लखनवी अंदाज में कोरस बजा लाते हुए कहा, अरे अरे, क्या लखनऊ इस फ्लैट में मुंतकिल हो गया है? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में उल्लू की तरह आंखें घुमाते हुए कहा, न जाने किस मुंह से लाख का नाम लेते हैं आप, वरना यहाँ तो पैसे के नाम पर खाक उड़ती दिखाई देती है। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह, क्या खूबसूरत जवाब है। लखनऊ वाले को लाख में तब्दील करना वाकई तहजीबी हुस्न है। वो इस खुशी में चाय पिलवाओ। इमरान ने हंसकर कहा, क्या जमाना आ गया है, सब कुछ ही बदल गया है। पहले खुशी के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की जाती थी, दोस्तों अजीजों को दावतें दी जाती थी, अब सिर्फ चाय तक मामला आन पहुंचा है। सुलेमान ने कहा तो इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। ये सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा है? मैं वाकई हैरान हो रहा हूँ। इमरान ने कहा, आज मैं जोहर की नमाज पढ़ने गया तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज के बाद हमारे चंद मिनट लिए जाएंगे। चंद अहबाब
दीन की बातें करेंगे। चुनांचे हम सब बैठ गए। 4 अहबाब आए थे। उनमें से एक किसी लखनवी का मुलाजिम रहा था। उसने इस अंदाज में बातें की कि तबीयत बेहद शादा हुई। मैंने सोचा आपसे यहाँ उस जबान में बात की जाए, शायद आपकी तबीयत भी शादा हो जाए और कुछ उधार की वापसी हो जाए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लाख ही हाथ में आता है, चले वही दे दे। सुलेमान ने तफसील से बात करते हुए कहा, अगर चंद मिनट की गुफ्तगू से तुम पर इतना असर हो सकता है तो फिर तुम्हें लखनऊ क्यों ना भेज दिया जाए। 20-25 साल रहकर आओगे तो कम से कम इतना तो सीख जाओगे कि ये तहजीब का तकाजा नहीं है कि किसी मुफलिस और कलाश इंसान को बार बार दिया हुआ उधार वापस मांगते रहो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके कोई दोस्त है शोग्रान में कर्नल चौशान? सुलेमान ने बात बदलते हुए कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा, उनका फोन आया था, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे कि मैंने उन्हें बताया कि आप फ्लैट में भी नहीं है और ये भी मालूम नहीं है कि आप कहाँ हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आप आकर उन्हें फोन कर ले। सुलेमान ने कहा और फिर मुड़ गया। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होने पर एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, यहाँ से शोग्रान और उसके दारुल हुकूमत गाजन का राब्ता नंबर दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों के वक्फे के बाद दोनों नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सेंट्रल एजेंसी। राब्ता होने पर एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा शोगरानी था। कर्नल चौशान से बात कराए, मैं पाकिस्तान से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, चौशान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा भारी था। खाली खुली चौशान की कोई अहमियत नहीं, कर्नल चौशान से बात कराए। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चौशान बेख्तियार हंस पड़ा। और खाली खुली इमरान की भी कोई अहमियत नहीं जब तक डिग्रियां साथ ना हो। चौशान ने भी हंसते हुए कहा, अरे अरे तुम्हारी फोन सेक्रेटरी तो बड़ी कंजूस है, मेरा नाम तो तुम तक पहुंचा दिया और मेरी डिग्री अपने पास ही रख ली। इमरान ने कहा तो चौशान एक बार फिर हंस पड़ा। उसे तुम्हारी डिग्रियां समझ ही नहीं आई होंगी। बहरहाल मैंने तुम्हें एक अहम इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था। चौशान ने संजीदा होते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें शुक्रान का सदर बना दिया गया है? इमरान ने कहा तो चौशान एक बार फिर हंस पड़ा। संजीदगी से सुनो, पाकिस्तान के बारे में अहम इन्फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ से चौशान ने कहा, पाकिस्तान के बारे में बोलो। इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि चौशान जैसा मारूफ आदमी ऐसे खामखा फिजूल बातें करने के लिए फोन नहीं कर सकता। ग्रेट लैंड से मेरी एजेंसी के नुमाइंदे ने रिपोर्ट दी है कि ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी ने पाकिस्तान शुक्रान के मुश्तरका मिशन पर अपने सुप्रीम एजेंट बाटले को पाकिस्तान जाने का कहा है। इस मिशन के बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि यह मिशन दोनों मुल्कों में मुश्तरका है। मैंने सेक्रेटरी स्टेट से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और शुक्रान दोनों दोस्त ममालिक है और उनके दरमियान मुश्तरका तौर पर बेशुमार दिफाई और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है कि तुम वहाँ चेक करो, क्योंकि हार्ट एजेंसी के बारे में तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तवील अरसा वहाँ गुजारा है। ये लोग किसी आम मिशन में हाथ नहीं डालते। चौशान ने कहा, बाटले का नाम कन्फर्म है? इमरान ने कहा, हाँ। चौशान ने कहा, ओके, मैं मालूम करता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। इमरान ने कहा, कुछ मालूम हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे फोन का मुंतजिर रहूंगा। चौशान ने कहा, यस कर्नल, हुक्म की तामील होगी। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चौशान के हंसने की आवाज सुनाई दी और फिर राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इस दौरान सुलेमान चाय का कप लाकर खामोशी से मेज पर रखकर वापस चला गया था। इमरान ने चाय का कप उठाया और चुस्कियां लेने लगा। उसके साथ साथ वो सोच रहा था कि बाटले को कहां और कैसे ट्रेस किया जाए। और फिर एक ख्याल उसके जहन में आया कि बाटले को यह मालूम न होगा कि उसके पाकिस्तान जाने की इत्तला यहाँ पहुंच सकती है, इसलिए लाजमन वो असल नाम और असल चेहरे में ही पाकिस्तान आया होगा, क्योंकि खुसूसी हालात में तो मेकअप कर लिया जाता है जबकि आम हालात में मेकअप नहीं किया जाता, क्योंकि मेकअप की वजह से इंसान खासे तनाव और उलझन का शिकार रहता है। उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सफदर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बदिक्कत तमाम बवजह करेंसी कमजोरी बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, अरे अरे इमरान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? करेंसी कमजोरी कौन सी बीमारी है? जिस्मानी कमजोरी, ज़हनी कमजोरी और ईमान की कमजोरी वगैरह तो सुना है, लेकिन ये करेंसी कमजोरी क्या होती है? सफदर ने सलाम का जवाब देने के बाद हैरत भरे लहजे में कहा, जब करेंसी नोट जेब में होते हैं तो उसे करेंसी ताकत कहा जाता है, और जब मुफलिसी और क्लाशी का दौर हो तो उसे करेंसी कमजोरी कहा जाता है। बहरहाल मैंने करेंसी कमजोरी से तंग आकर बहुत सोच समझकर तुम्हारा इंतखाब किया है।
बराह करम इनकार न करना। वो क्या कहते हैं कि पेट पहले से भरा हो तो हर मिलने वाला खाने की दावत देता है, जबकि भूखे को कोई पूछता तक नहीं। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, आप हुक्म करें इमरान साहब। सफदर ने कहा। उसके लहजे से ही मालूम हो रहा था कि वो परेशान हो गया है। ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी का सुप्रीम एजेंट बार्टले किसी मिशन पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। चूंकि उसको ये मालूम न होगा कि उसकी पाकिस्तान आमद की इत्तला यहाँ पहुंच जाएगी, इसलिए वो इंसानी नफ्सियात के मुताबिक अपने असल नाम और असल चेहरे में ही आया होगा। तुम एयरपोर्ट जाकर गुज़िश्ता 15 दिनों का रिकॉर्ड चेक करो, उसका इंदराज लाजमन होगा। खुसूसन ग्रेट लैंड से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट्स को चेक करना, फिर उससे आगे का सुराग आसानी से मिल जाएगा। तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि तुम बाटले से मिले हुए हो, इसलिए उसका हुलिया और कदो-कामत के बारे में भी जानते हो। और फिर एयरपोर्ट पर तुम्हारे दोस्त भी काफी तादाद में मौजूद हैं। और हाँ, चार्टर तैयारों को भी चेक करना, क्योंकि ग्रेट लैंड के एजेंट हमारी तरह करेंसी कमजोरी का शिकार नहीं होते। इमरान ने कहा। वो तो हो जाएगा इमरान साहब, लेकिन आपकी करेंसी कमजोरी कैसे दूर होगी? सफदर ने कहा। अरे तुम अभी तक नहीं समझ सके, कोई मिशन सामने आ जाएगा तो तुम्हारा वो कंजूस बल्कि महाकंजूस नकाबपोश चीफ कोई दुबला पतला चेक दे देगा तो करेंसी कमजोरी में कमी हो जाएगी। इमरान ने हंसते हुए कहा। तो इस बार सफदर भी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं समझा कि आप मुझे खिदमत करने का शर्त बख्श रहे हैं। सफदर ने कहा। वो भी बख्श देंगे, कभी आकर सर में तेल डाल जाना, इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है? इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ सफदर काफी देर तक हंसता रहा। ओके इमरान साहब, मैं कैप्टन शकील को साथ लेकर अभी एयरपोर्ट जाता हूँ और फिर आपको जल्दी इत्तला दूंगा। अल्लाह हाफिज, सफदर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बात है, आप इस कदर चिल्ला क्यों रहे हैं? सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मेरा सर फक्र से इस कदर बुलंद हो गया है। जब एक बड़े होटल के मास्टर शेफ ने मेरे सामने आगा सुलेमान पाशा की तारीफ की, उसने मुझे बताया कि इस पूरी दुनिया में आगा सुलेमान पाशा वो वाहिद शेफ है जो गर्म चाय पिला सकता है, वरना बाकी शेफ चाय को पीने वाले तक लाते लाते उसे ठंडा कर देते हैं और फिर भी अकड़ते हैं कि वो मास्टर शेफ हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आपने गर्म चाय पीनी है तो आप सीधी तरह कहें। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे क्या वाकई ये सच है कि तुम गर्म चाय पिला सकते हो? इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई नामुमकिन मुमकिन हो गया हो। लेकिन इसके लिए आपको किचन में आना होगा, मैं चाय तैयार कर दूंगा। चाय देगची में ही जलते हुए चूल्हे पर पड़ी होगी, मैं आपको उसमें से प्याली भर के दे दूंगा। एक नहीं 10 प्यालियां पी ले, लेकिन इससे पहले मुझे बड़ी बेगम साहिबा को फोन करके ये इत्तला देने की इजाजत दे दे कि आप खुदकुशी करने का हतमी इरादा कर चुके हैं। सुलेमान ने कहा। खुदकुशी ला हौल वला कुव्वता, खुदकुशी तो हराम है और मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर हराम मौत नहीं मरना चाहते तो फिर ठंडी पर ही गुजारा कीजिए, और वो भी रात को मिलेगी। अभी मैं वॉक करने जा रहा हूँ। सुलेमान ने कहा। वॉक करने? ये दोपहर के वक्त तुम्हें वॉक कैसे याद आ गई? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वॉक का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब किसी से जान छुड़ानी हो तो वॉक का बहाना कर दिया। जैसे हमारे सरकारी महकमा के दफातर में अमला अक्सर गायब होता है, जब पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलता है कि नमाज पढ़ने गया है, जबकि नमाज पढ़ने का वक्त मुकर्रर है। सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान अभी गरम गरम चाय ले आएगा। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ? बाटले का कुछ पता चला? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, वो अपने 4 साथियों समेत, जिनमें एक खातून भी शामिल है, चार्टर तैयारे से 2 रोज पहले ग्रेट लैंड से पाकिस्तान पहुंचा है। मैंने उसकी और उसके साथियों की तस्वीर और कागजात की नकुल हासिल कर ली है। अब मजीद क्या हुक्म है? सफदर ने कहा। उसका सुराग लगाना है कि वो अब कहाँ है। इमरान ने कहा। मैंने और कैप्टन शकील ने इस पर काम किया है, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद टैक्सी ड्राइवरों से जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उनमें से किसी ने इस ग्रुप को पिक नहीं किया। चार्टर्ड सेक्शन वालों को भी मालूम नहीं है। अब आप बताएं कैसे उनका सुराग लगाया जाए? सफदर ने कहा। अखबार में इश्तिहार दे दो और भारी इनाम का ऐलान कर दो। सुपर और सुप्रीम एजेंट अगर बच्चों जैसे सवाल करेंगे तो काम कैसे चलेगा? भाई, यहाँ लाजमन हार्ट एजेंसी के एजेंट मौजूद होंगे, वो उन्हें कार में ले गए होंगे और उनके बारे में जनरल पार्किंग में इस वक्त काम करने वाले पार्किंग बॉय से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। उनकी आमद का टाइम तो तुम्हें मालूम ही होगा, और ये पार्किंग बॉय इस मामले में बेहद तेज होते हैं। इमरान ने कहा। थैंक यू इमरान साहब, हमें तो आपने खौमा का सुपर और सुप्रीम एजेंटों के लकब दे दिए हैं। असल में सुपर माइंड तो आप हैं। अल्लाह हाफिज।
दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। लेकिन अभी उसने रिसीवर रखकर चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था जो सुलेमान कॉल के दौरान आकर मेज पर रख गया था कि फोन की घंटी दोबारा बज उठी। आज सबने तय किया हुआ है कि बेचारे इमरान को गर्म चाय नसीब नहीं होने देनी। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा, अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर कान से लगाते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ, फौरन। सर सुल्तान की तेज आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रखा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ लिबास तब्दील करके वो वापस आ गया था। सुलेमान, मैं सर सुल्तान के पास जा रहा हूँ। उन्होंने एक ही फिक्रे में 2 बार फौरन कहा है, इसलिए मजबूरी है। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नई और ताकतवर इंजन की जीप खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जीप पर एक बड़ा सा झंडा लहरा रहा था जिस पर सफेद और सियाह रंग की धारियां बनी हुई थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा हुआ था जिसने बकायदा ड्राइवरों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जबकि साइड सीट पर एक उधड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। ये पाकिस्तान का अहम साइंसदान डॉक्टर जफर था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से हॉक में काम कर रहे हो? खामोश बैठे हुए डॉक्टर जफर ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, सर मेरा नाम नादर है और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ मुलाजिम हूँ। मेरी ड्यूटी खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से पारस आने जाने की है। ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या हमारी जीप डायरेक्ट पारस जाएगी? मैं पहली बार इधर जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर जफर ने कहा, नो सर, पारस से काफी पीछे सड़क खत्म हो जाती है। वहाँ पारस से आपको ले जाने वाला मुलाजिम मौजूद होगा जो आपको वहाँ तक पैदल ले जाएगा। नादर ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम खुद भी कभी पारस गए हो? डॉक्टर जफर ने पूछा। नो सर, मैं वहीं तक जाता हूँ जहाँ तक जीप जाती है। उससे आगे मैं बगैर इजाजत के जाने की कोशिश भी करूंगा तो अगले लम्हे मुझ पर कहीं से भी शुआ पड़ेगी और मैं पलक झपकने से भी पहले हलाक हो जाऊंगा। नादर ने जवाब दिया। ये पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद है तो शुक्रान की तरफ से भी लोग आते जाते रहते होंगे। डॉक्टर जफर ने पूछा। लाजमन आते होंगे, वैसे मैं वहाँ कभी गया नहीं क्योंकि वहाँ की निगरानी और चेकिंग यहाँ से भी ज्यादा सख्त है। नादर ने जवाब दिया। मैंने आज ही वापस जाना है, एक साइंसी नुक्ता अटक गया है इसलिए मुझे वहाँ कॉल किया गया है ताकि मैं वहाँ के साइंसदानों से उस नुक्ते को डिस्कस करके उसका हल तलाश करूं। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मुझे वापस जाना होगा क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं बहुत मसरूफ हूँ। क्या तुम मुझे ले जाओगे या कोई और आएगा? डॉक्टर सफर ने कहा, मैं ही आता जाता हूँ जनाब। जब भी मुझे हुक्म दिया जाएगा मैं आपके लिए लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा। नादर ने कहा, तुम पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? डॉक्टर सफर ने पूछा। पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा शहर है, पराश टाउन, वहाँ रहता हूँ सर। नादर ने जवाब दिया। शादीशुदा हो? डॉक्टर जफर ने पूछा। नो सर, अभी तक शादी नहीं की। हमारे यहाँ रिवाज है कि उस वक्त तक कोई आदमी शादी नहीं कर सकता जब तक वो अपना जाती मकान न खरीद ले या तामीर कर ले, और मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मकान की तामीर के लिए राजी खरीद सकूं। नादर ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें अच्छी भली तनख्वाह मिलती होगी, तुम्हें उसमें से बस अंदाज करना चाहिए था। डॉक्टर जफर ने कहा, मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो बड़े शहर में पढ़ रहे हैं, उनका सारा खर्चा मैं करता हूँ इसलिए कुछ नहीं बचा सकता। जब भाई पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह सर्विस करेंगे तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। नादर ने जवाब दिया। गुड, तुम तो अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे रहे हो, वेरी गुड। लेकिन ये सब कुछ करते करते तुम्हारी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजर जाएगी, इसलिए साथ ही कुछ और कमाने की कोशिश करो। डॉक्टर जफर ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, सर ये काम ही बड़ी मुश्किल से मिला है, आजकल तो बेरोजगारी का दौरा है, मजीद काम कैसे मिल सकता है? नादर ने कहा, किसी और अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो जाओ, मसलन एग्रीमिया। जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। डॉक्टर जफर ने कहा, और नादर भी किसी हंसी हंसकर खामोश हो गया। तुम खामोश क्यों हो गए हो? अगर तुम्हारा इरादा बन जाए तो मुझे दारुल हुकूमत आकर मिलना, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। ये मेरा कार्ड रख लो। डॉक्टर जफर ने जेब से एक तारुफी कार्ड निकालकर नादर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सर, आप पहले आदमी मुझसे मिले हैं जो इस कदर हमदर्द हैं, वरना दूसरे लोग तो मेरे साथ बात करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। नादर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जेब से तो कुछ नहीं देना। डॉक्टर जफर ने कहा, तैयार हो जाए सर, लास्ट स्टॉप आने वाला है। कुछ देर की खामोशी के बाद नादर ने कहा और साथ ही जीप को दाएं हाथ पर ले आया। वो वाकई माहिर ड्राइवर था,
कि इस कदर दुश्वार गुजार रास्ते पर वो इस तरह जीप चला रहा था जैसे किसी मैदान या मोटरवे पर कार चला रहा हो, और फिर कुछ फासले पर खासा बड़ा सा मैदान नजर आने लग गया। क्या ये मैदान कुदरती है? डॉक्टर जफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नो सर, इसे इंजीनियर्स ने बाकायदा बनाया है, नादर ने जवाब दिया, और फिर कार उस मैदान में ले जाकर रोक दी। वहाँ एक छोटी सी इमारत मौजूद थी, 2 कमरे और उनके सामने बरामदा था। जीप जैसे ही वहाँ रुकी, एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी इमारत से बाहर आ गया। उसने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सीने पर 2 बेल्ट लगे हुए थे। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ जीप की तरफ आया, जिससे डॉक्टर जफर और नादर दोनों नीचे उतर चुके थे। मेरा नाम अफजल है जनाब, और मैं पारस तक आपको ले जाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये मेरा शिनाख्ती कार्ड है। अफजल ने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड डॉक्टर जफर की तरफ बढ़ाते हुए कहा।